हेलो स्टूडेंट्स, यह है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हमने डिफरेंशिएशन एंड करा था। अब हम छोटी बड़ी चीजें पढ़ेंगे और लास्ट का जो लेक्चर होगा वो इंटीग्रेशन का होगा। तो इसमें हम थोड़ा लॉग पढ़ते हैं। लॉग के तो अच्छा कि 7th 8th में 9th में 7 8 में तो पढ़ा ही होगा लॉग के बारे में थोड़ा बहुत। आईसीएसई वालों ने पढ़ा होगा, सीबीएसई में तो है नहीं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका लॉग के बारे में। कुछ फॉर्मूलाज हैं। लॉगरिथम, ठीक है, पहला हो गया लॉग m into n equal to log m plus log n. Log m divided by n equal to log m minus log n. Third, log a to the power m equal to m log a. Fourth, log m to the base e equal to 2.303 log m to the base 10। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूले क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। जिसमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, log m to the base e equal to 2.303 log m to the base 10। ठीक है, अब पढ़ेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे कि सीरीज होती है एक, जैसे कि ए हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन। ठीक है ना, इसमें से जो ए होगा, ए है फर्स्ट टर्म हो गया। और ये जो डी है, जैसे कि ये दूसरा है, ये पहला है, दूसरे में से पहले को घटा दो टर्म में से तो डी आएगा। तीसरे में से दूसरे को घटाओ तब भी डी आएगा। चौथे में से तीसरे को घटा दो तब भी डी आएगा। यानी कि जो डी है ना, ये है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि यदि कोई भी nth टर्म हमको पता करना रहता है तो इसकी फॉर्मूला होती है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यदि मान लो 50 टर्म है, 100 टर्म है, इन्फानाइट टर्म है, n टर्म है, उसको यदि हम सम करते हैं, ऐड करते हैं तो होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d डी। तो ये होता है। यदि इसको थोड़ा सा ब्रेक करें ना, तो ब्रेक करेंगे तो ये आएगा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस a इन a प्लस n माइनस 1d। ठीक है ना, ये आएगा। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। और ये हो जाता है तुम्हारा लास्ट टर्म हो जाता है, लास्ट टर्म। तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे Sn sum of n terms equal to n/2 in bracket first term plus last term। ठीक है, ये 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि जैसे कि n इंटीजर्स हो या n नेचुरल नंबर हो, उनको ऐड करना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप एक सीरीज हो तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। नेचुरल नंबर क्या होगा, इसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। जैसे कि 1 2 3 है, प्लस में किया जा रहा है, +4 +5 अप टू 100।
ठीक है। तो यहाँ पर या n क्या है, यहाँ पे n क्या है 100 है। अब सोल्यूशन जब करेंगे इसका तो n हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा 100 इन ब्रैकेट 100 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 50 इंटू 101 इक्वल टू हो जाएगा 0505। ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चौथा कर लेते हैं। यदि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो लेकिन उसका स्क्वायर हो तब क्या करेंगे, यानी कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इन ब्रैकेट n 2n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, यानी कि n इन ब्रैकेट n प्लस 1 फिर इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब चीजें क्या है कि याद रखो, कब काम आ जाए फिजिक्स में। थर्ड में क्या कर सकते हैं कि यदि किसी नंबर हो n नेचुरल नंबर हो, उसका यदि क्यूब हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू हो जाएगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऐसे होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब में आएगा यार, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 1, ये वाला हो गया इसे। ठीक है, अब है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आ गया। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से हो गया 1.009 का पावर 25 है, 25 है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 1 प्लस 0.009 हो गया, अब इसका पावर हो गया 25। हम इसको क्या करेंगे ना, 1 प्लस ये जो पावर है ना, इसको इस छोटे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 इंटू 0.009। आंसर कितना आएगा इसका, 1 प्लस 25 नामा 225, यानी कि 0.225। तो आ जाएगा 1.225, इसका आंसर आ गया। इसका आंसर ये हो गया। मतलब इसमें करना क्या है, करना बेसिकली ये है कि जैसे कि मान लो कि जैसे कि 1 प्लस ए है, उसका पावर x है। ठीक है, 1 प्लस ए है, उसका पावर x है। इसमें कंडीशन ये है कि जो a है वेरी 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 लेस देन 1 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये 1 प्लस प्लस माइनस हो यहाँ पे प्लस माइनस x इंटू ए कर देते हैं, यही हो जाता है आंसर। यही है बाइनोमियल थ्योरम। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 0.0998 का पावर 5 ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं 1.1 माइनस 0.002 का पावर हो जाएगा होल 5। अब ये हो गया 1 माइनस 5 इंटू 0.002। अब इसका हो जाएगा इसे 1 माइनस 5 दूनी 10 हो गया 0.01। अब हो जाएगा आपका 009, तो हो जाएगा 9.9। अरे ये क्या हो गया 0.99, ये आंसर आएगा 0.99, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन और है, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना उसमें काम आएगा। G डैश
इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डैश इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 - 2 इंटू एच अपॉन आर हो जाएगा। जहाँ पर एच अपॉन आर क्या होना चाहिए, बहुत 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 छोटा होना चाहिए 1 से। ठीक है, एच अपॉन आर बहुत छोटा कैसे हो गया, जैसे कि मान लो ये होता है ना, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हैं, आर का मतलब होता है रेडियस। ठीक है ना, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। एच का मतलब हो गया हाइट हो गया। अब मान लो 20 फीट, 30 फीट, 10 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर भी हो, तो रेडियस तो 6400 मीटर होता है रेडियस अर्थ का, यानी कि 6400 मीटर रेडियस होता है। अब बताओ कितना ज्यादा होगा ना फिर। सॉरी, रेडियस जो होता है ना, रेडियस ये होता है 6400 लगभग किलोमीटर, मीटर बोलते हैं। 6 किलोमीटर रेडियस कैसे हो सकता है, 6400 मीटर मतलब 6 किलोमीटर रेडियस, तो गलत हो गया ना फिर, किलोमीटर में होता है। और मान लो ये हो गया तुम्हारा 30 मीटर, तो 30 मीटर अपॉन 6400 किलोमीटर, तो ये 1 से बहुत ही छोटा आएगा, इसीलिए इसको ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है जीपी। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एपी का बड़ा भाई है जीपी। जीपी इसमें कुछ बातें हैं, उसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि अब देखो, यहाँ पर जो सीरीज होती है वो कैसी होती है, जैसे मान लो ए हो गया, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये जनरल फॉर्म है क्यूब अप टू सो वन। इसमें जो ए है ना, ये है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, टर्म है। ठीक है ना। तो इसने बोला कि क्या करते हैं, ऐसी सीरीज है जो अपने प्रीवियस वाले के साथ यदि रेशियो में आता है, तो एक फिक्स नंबर निकलता है, एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे कि मान लो सेकेंड और फर्स्ट में किया जाए, तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट यानी कि ए आर अपॉन आर, तो कितना आ गया, ए ए आर अपन ए, तो ए से ए गया कट हो गया आर। अब देखो थर्ड और सेकंड में क्या है, यानी ए आर स्क्वायर अपन ए आर, ए से ए कट गया, एक आर से एक आर कट गया, बचा आर। अब देखो ए आर क्यूब अपन ए आर स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा, आर ही आएगा। यानी सब में जो फिक्स रेशियो क्या है, आर है। ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो या फिक्स रेशियो, इसको बोला जाता है। जैसे यदि न्यूमेरिकली इसका एग्जांपल देखा जाए तो ऐसे है, 2 4 8 16 अप टू सो वन, ऐसा कोई नंबर है। तो इसमें बोला जाए तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म 2 है, और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इसमें आपका आ जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, या 8/4 इक्वल टू 2, यही 2 आ जाएगा, कॉमन रेशियो आपका 2 आ गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 1 1/2 1/4 1/8 अप टू सो वन। तो इसमें जो ए है वो हो जाएगा 1, ए जो हो जाएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, और जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो वो हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन 1, कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया। या 1/4 कर सकते हैं तो कर लीजिए, 1/4 अपॉन 1/2, ये इसकी वैल्यू आएगी 1/4 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 आएगी आंसर इसका भी। ठीक है, तो कॉमन रेशियो यहाँ भी आ गया 1/2। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा हो कि मान लो कि हम nth टर्म कोई भी जीपी दिया हुआ है, उसका nth टर्म, 5वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म पता करना है, तो क्या करेंगे उसका, टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू होता है ए आर पावर n-1, ए आर, ए इंटू आर, आर का पावर n-, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म होंगे, ए जो है फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब दूसरी बात, कुछ और फॉर्मूले हैं इसमें, जैसे कि फॉर्मूला, सम फार्मूला होता है, जैसे कि यदि आर पहला कंडीशन है, सम फार्मूला पहला कंडीशन है, यदि आर क्या है,
बड़ा है 1 से, यानी कि जो पहले वाले हमने देखा कि r 1 से बड़ा है, r यदि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो उस समय यदि जो जीपी को हम सम करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो सम ऑफ जीपी क्या होगा? सम ऑफ जीपी यानी कि एसएन जो होना क्या होना चाहिए ए इन ब्रैकेट आर के पावर n माइनस 1, ये आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ये होता है। जो सम ऑफ जीपी होगा एसएन होगा, ए फर्स्ट टर्म हो गया, आर कॉमन रेशियो होगा, आर के पावर n है, पावर n है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ये n माइनस 1 नहीं है, ये इसमें माइनस 1 है, माइनस 1 है ये आर माइनस 1। ठीक है, अब ठीक है, अब ये n टर्म के लिए, फॉर n टर्म, ये किसके लिए है? फॉर n टर्म्स। यदि n इजिकल टू इनफाइनाइट हो तो s इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है ना, इसमें भी r क्या होता है? ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक, अब इसमें थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, जीपी में क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला ही था कि 2 4 सम करना है, 2 4 8 16 अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 2 और r की वैल्यू हो जाएगी 8/4 इक्वल टू 2, जो कि है 1 से ग्रेटर है। और s इनफाइनाइट की बात कर रहा है, तो s इनफाइनाइट में हम क्या करते हैं? r बड़ा है तो ये इनफाइनाइट ही है इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1 है प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट है, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/4 डिवाइड बाई 1/2 हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 क्या है? लेस देन है, तो एस इनफाइनाइट यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ 2 आंसर आ गया। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब इसको ऐड करना है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा के क्यू बाई के क्यू होगा, और हमारा जो कॉमन रेशियो होने वाला है तो हो जाएगा आपका के क्यू बाई 2 अपॉन के क्यू, तो हो जाएगा 1/2, तो लेस देन 1 है। तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे? एस एन क्या करेंगे? एस एन हो जाएगा, एस एन हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? के क्यू है, ब्रैकेट 1 माइनस आर क्या है? 1/2 है, और एन कितना है? इस यहाँ पर एन कितना है? 1 2 3 4 5 6, एन इक्वल टू 6 है, तो आप इसको पावर 6 में कर सकते हैं अपॉन 1 माइनस 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा के क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1, अब इसको 6 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 3 4 4 8 8 16 16 32 32 64, 1/64, 1/64, और ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1/2 बचेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 1 माइनस 1/64 को माइनस करने वाले हैं, तो कैसा लगेगा? 64, तो ये आएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आ जाएगा 63/64, तो हो जाएगा तुम्हारा के 63 के क्यू अपॉन 8 32 64 अपॉन 32, यही आंसर है इसका। ठीक है, कर लीजिएगा, ये सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक खत्म होते हैं, अब एक बड़ा टॉपिक बचा हुआ है जो इंटीग्रेशन है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन जो टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, ये होता क्या है? तो ये होता है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन के, यानी कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा, उल्टा एक प्रोसेस होता है। ठीक है ना? ये कहाँ यूज किया जाता है? तो इट इज यूज फॉर द summation of स्मॉल एलिमेंट्स। जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं उसको सम करना रहता है, वहां पर इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? मान लेते हैं वो फंक्शन है एफ एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ डैश एक्स बना देंगे। ठीक है ना? अब हम हमने क्या किया कि जो एफ डैश एक्स है ना, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये एफ एफ एक्स हो जाएगा। तो इसका उल्टा प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? मैंने हमने किया क्या है, हमने इसमें कुछ बड़ा कोई काम नहीं किया है। मैंने एफ एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया है, तो बन गया एफ डैश एक्स। अब इसको हम जब इंटीग्रेट कर देंगे ना, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एफ एफ डैश एक्स किसमें बदल जाएगा? एफ एफ एक्स में बदल जाएगा। बस इतना सही है। ठीक है, अब देखो, जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहला हो गया आपको इंटीग्रेशन जो है, दो टाइप के होते हैं। पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो इसमें बताइए इनडेफिनिट में क्या होता है, डेफिनिट में क्या होता है? तो इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं। इस इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं लगता है, इसमें नो लिमिट रिक्वायर्ड, इसमें लिमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगते हैं। लिमिट क्या होते हैं अभी पता लग जाए। ठीक है ना? दूसरी बात होती है, ये जो इनडेफिनिट होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ऑलवेज। एक मिनट इसमें यूज ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता, इंटीग्रल कांस्टेंट इसमें यूज किया जाता है, पहला। दूसरा, इसमें क्या होता है, ये डेफिनिट है तो इसमें जो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है इसमें यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे हो गया कि लिमिट है, इसमें लिमिट का जो इंडेफिनिट में लिमिट कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें लिमिट है। दूसरी बात यह है कि इंडेफिनिट में इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज किया जाता है, लेकिन डेफिनिट में इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज नहीं किया जाता है। कांस्टेंट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू डेफिनिट होता है, इसीलिए इसमें कोई भी इंटीग्रल कांस्टेंट या वैल्यू यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल में क्या है, मान लेते है एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स डी एक्स है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पर छूटा हुआ है। ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दिया, dx किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये dx तो छोड़ दिया। ओके ओके ओके, सही हो गया, सही हो गया। ये आप इधर आइए, हाँ बढ़िया, यहाँ से एफ डैश एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। मान लेते हैं एक्स आई है, ये एक्स एफ है, तो ये जो एक्स आई और एफ है ना, ये जो बोलते हैं एक्स आई को, ये बोलते हैं लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट को ही हम बोल देते हैं इनिशियल इनिशियल लिमिट, ठीक है ना। और एक्स एफ जो है, एक्स एफ है, ये है अपर लिमिट, या इसी को बोल देते हैं फाइनल लिमिट, फाइनल लिमिट बोल देता है इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ इंटीग्रेशन का फार्मूला देखेंगे, फार्मूलाज। अब तुम्हारा ये हो गया क्या, यहाँ आ जाओ यार, ये हो गया भैया हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। यानी कि x के पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर x में जो पावर है ना, उसमें एक ऐड कर देंगे, और n प्लस वन है उससे डिवाइड कर देंगे, और प्लस सी लिख दिया। प्लस सी इसलिए लिखा, सी मतलब होता है कांस्टेंट, सी मतलब क्या होता है, यह कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वजह ये इंडिफिनिट है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जुड़ता है, डिफिनिट में नहीं जुड़ता है। और डिफिनिट में नहीं जुड़ने के कारण उसमें लिमिट लगा रहता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वहां बाउंडेशन हो जाती है समेशन की, इंटीग्रेशन की, ठीक है, तो वो डेफिनेट हो जाता है। अब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक एक्स स्क्वायर का टेन एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी, e के पावर x का e के पावर x प्लस सी, ए के पावर x का एक पावर x अपॉन लॉग ए टू द बेस e होता है। अच्छा, इसको आया कैसे, ये कैसे आया, जैसे मान लो कि हमने x के पावर n का इंटीग्रेशन किया तो ये वैल्यू आया, इसका मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए। चलो कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यदि करते हैं x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ऑन dx, तो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा n प्लस वन हो गया ऊपर, और x के पावर n प्लस वन माइनस वन हो गया अपॉन, ये हो गया n प्लस वन, तो ये कट गया, आ गया कितना, ये माइनस वन प्लस वन, ये भी कट गया, और आंसर आ गया x के पावर n आ गया। आ तो गया भैया, आ गया, आ गया x का पावर n आ गया, इसको इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो ये आ गया है, ठीक है। तो ऐसा प्रूफ भी हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, एक्स के पावर टू है, इसमें प्लस वन कर दो अपॉन, फिर पावर को भी नीचे डिवाइड कर दो, प्लस सी कर दो, हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ठीक है। दूसरा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो हो जाएगा आपका टी के पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर वन बाई टू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर वन बाई टू में प्लस वन करो अपॉन वन बाई टू प्लस वन करो प्लस सी करो, आंसर आ जाएगा एक्स का पावर थ्री बाई टू अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे थ्री बाई टू होगा और टू नीचे थ्री हो जाएगा, तो यहाँ टू हो जाएगा ऑन थ्री, फिर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स का पावर -1 dx, इसको करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स का पावर -1 में +1 जोड़ दो, -1 + 1 + c, तो हो जाएगा आपका समथिंग का पावर 0। ये क्या हो गया सर, x का पावर 0/0 + c, क्या ये सही है क्या? नहीं सर, ये तो सही नहीं लग रहा है। तो सही क्या होगा, ये गलत तरीका है करने का। तो सही क्या है सर, तो इसको देखो, राइट करने का सही तरीका ये है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे करें 1/x dx, कर लिया। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x + c, ये आंसर हो जाएगा। ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। ठीक है, इसको इस टाइप से करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको 1/x में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो इसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -1/t dt हो जाएगा t के पावर -1/2, इसमें +1 करो, अपॉन 1/2 नीचे आएगा, -1/2 +1 + c हो जाएगा यहाँ पर। तो x का पावर हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, तो हो जाएगा 2√x, प्लस c कहाँ छूट रहा है, +c, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि यदि डी टी का इंटीग्रेशन किया जाए, इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यानी टी के पावर 0 dt, इसको करो t का पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c इक्वल टू t का पावर 1 + c, तो ये t + c हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा। वैसे भी यदि इसमें कर दो टी वाई का डिफरेंशिएशन कर दो तो हो जाएगा y + c, c कांस्टेंट, यदि डी एक्स का कर देते हैं तो x + c, x आएगा c जो भी हो आ जाएगा। अब नेक्स्ट में जैसे मान लो कि थीटा हो, डी थीटा का इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो थीटा आ जाएगा। यदि डी एफ फोर्स का इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो एफ आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, डी थीटा का मतलब होगा डी एफ, मान लो ये एफ फोर्स है, डी एफ का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, यानी कि छोटे छोटे फोर्स को सम किया जा रहा है। जब सम किया गया छोटे छोटे फोर्स के एलिमेंट को जब ऐड किया गया तो ये पूरा बड़ा फोर्स आ गया, यानी कि छोटा फोर्स दिया हो इसको इंटीग्रेट कर दो बड़ा वाला फोर्स आ जाएगा, बस यही तो बात है। ठीक है, ऐसे मास है, मास को डीएम है, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कैपिटल एम एम आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो यही है इसमें। ठीक है, अब कुछ इसके भी इंटी जो डिफरेंशिएशन था जिसमें उसका कुछ फार्मूलेज थे, तो इसके भी फार्मूले हैं, फार्मूले खत्म हो गए, कुछ इसके रूल भी हैं तो रूल भी देख लेते हैं। अब जैसे कि है, जैसे है कि यदि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से, के कांस्टेंट है और वी फंक्शन है, उससे मल्टीप्लाई हुआ हो और इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन को बाहर निकाल पा रहे थे वैसे ही इससे भी करते हैं। इससे लिखा हो कि 5x² x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 5 को बाहर निकालो, x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा 5x का पावर 3/3 + c, ये होगा। जैसे एग्जांपल है 10 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 10 को बाहर निकाल दीजिए, 10 को रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका तो 10x + c आएगा, तो 10 को बाहर निकालिए, इंटीग्रेट कीजिए dx को, dx का इंटीग्रेशन क्या आता है 10 x आता है, x + c, तो हो गया 10x + c'। ठीक है, अब सी डैश की क्या, क्योंकि सी में 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। अब नया कांस्टेंट क्या बनेगा 10c, कुछ भी हो सकता है, सी डैश लिख दिया उसको हमने। ठीक है,
अब नेक्स्ट है कि यदि दो या दो से अधिक फंक्शन एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो तो उसको हम कैसे करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ भी अलग अलग फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर यू भी के बहुत सारे फंक्शन हैं जो आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उसको अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे हम कर पाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में है, एग्जाम्पल्स में क्या है, स्याही चेंज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अरे क्या बना दिया, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो सबको अलग अलग करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 फंक्शन है और तीनों को अलग अलग करेंगे, तो ऐसे करेंगे 2x क्यूब dx माइनस 4x स्क्वायर dx प्लस 5x dx। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2x के पावर 4 अपॉन 4, तो नीचे 4 आएगा तो 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा x का पावर 4 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 4/3 x क्यूब, ये हो जाएगा आपका 5/2 x स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि है इंटीग्रेशन करना है 5t का पावर 2 माइनस पाई साइन टी प्लस ई के पावर टी माइनस सेक स्क्वायर टी। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में यह इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन में क्या होगा, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो 5t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 5t के पावर 3 अपॉन 3 माइनस पाई साइन टी है, पाई माइनस पाई हो गया, पाई है कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और साइन टी का होता है माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी हो जाएगा यहाँ का, माइनस कॉस टी। अब ई के पावर टी का क्या होगा, ई के पावर टी होगा, फिर माइनस सेक टी स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका 10t, 10t प्लस सी, इसको आगे थोड़ा लिखते हैं 5/2 टी का पावर 3 प्लस पाई कॉस टी प्लस ई का पावर टी माइनस 10t प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स को dx इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको dx करते हैं, x से x कट गया, तब इसका आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x का पावर माइनस 2 प्लस 2 dx। इसको हम लिख लेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में प्लस x का पावर माइनस 2 dx प्लस 2 dx, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3 अपॉन 3 प्लस x का पावर, इसमें प्लस 1 होगा तो माइनस 1 हो जाएगा अपॉन माइनस 1 प्लस 2x, तो ये हो गया आपका x का पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2x, ये हो गया आपका आंसर इसका। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। इंटीग्रेशन को कल खत्म करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर होने वाला है, सेकेंड लास्ट बेसिकली, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है।